साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग पहले ऐसे इसलिए बोला था कि फर्स्ट मीटिंग में गुड मॉर्निंग ये बोला जाता है, तो गुड आफ्टरनून एंड जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। आपने द्रोणाचार्य, अर्जुन और वो चिड़िया की आंख वाला किस्सा सुना ही होगा, जिसमें अर्जुन से पूछते हैं तो वो कहते हैं मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। ऐसा ही होना भी चाहिए। आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, आप गृहस्थ हैं या सन्यासी हैं, आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। अरे बाबा, एक पुलिस वाला घर के बाहर आके एक बच्चे से पूछता है बेटे पापा कहाँ हैं? वो कहता अंकल ठहरो। अंदर दौड़ के जाता है, वापस आता, कहता पापा ने कहा पापा घर में ही नहीं है। मतलब क्या हुआ? आप नरभक्षी हो, मांसाहारी हो, तो बताओ ना कि मांसाहारी हूँ मैं। अगर आप सात्विक साधु हो, सन्यासी हो या बिल्कुल शाकाहारी हो, किसी धर्म का पालन करने वाले, तो एक पक्ष तो होना चाहिए। पता ही नहीं चलता कहाँ हो। तो जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। धन के हाथों बिक गए हैं सभी, अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। दोस्तों, इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता है। मिर्जा गालिब ने कहा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। क्या मतलब हुआ? कोई सेंस नहीं। हर जगह कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, हर जगह हालात बहुत खराब हो रहे हैं। ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। मैं सबसे पहले अमेरिका की बात करता हूँ। अमेरिका आर्मी के अंदर कोई भी मिशन होता है तो उनकी आर्मी जो भी टीम बनाती है उसमें एक 10 लोगों की जैसे टीम बनी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक 11वां आदमी और होता है। मैं एक पे चैनल का मेंबर हूँ और लगभग 3 साल से हूँ। उसके अंदर वो सर बता रहे थे आज, और उनके डाटा जानकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ और मुझे ये भ्रम भी था, लेकिन मुझे पता नहीं था सच में। लेकिन उन्होंने उसको सर्टिफाइड कर दिया और ये सच है। तो वो जो 11वां बंदा होता है आर्मी का मेन, उसको सब कुछ पता होता है, लेकिन उसको ट्रेनिंग इसी तरीके की दी जाती है कि आपको एक तार्किक रूप से, बंटी बबली की तरह नहीं। वो जो अपने एक बबली है ना, बंटी, रात को सोता है, अम्मा से पूछता है अम्मा कल क्या करना है, अम्मा कहती है सुबह उठ के ट्विटर पर कुछ भी कर दे। उसकी तरह नहीं, बिल्कुल तार्किक तरह से बता रहा हूँ। उनको जो 11th मैन होता है, उनको ये बताया जाता है कि आपको जो भी मिशन हम तैयार कर रहे हैं या जाने वाले हैं, उसके लिए आपको तार्किक रूप से उस पर कमेंट करना है, उसमें कमी निकालनी है, उसमें दोष बताना है।
सपोज देन उदाहरण के लिए उन 10 लोगों को, आर्मी के जो टॉप मोस्ट कमांडर है, उनको ये कहा गया कि तुमको ओसामा को पकड़ना है। उन्होंने अपना सारा खाका बना लिया, सारी चीज़ तैयार कर ली कि कौन से प्लेन में जाना है, कौन कौन से साधन हथियार साथ में ले जाने हैं, किस समय पर अटैक करना है, वापस वहाँ किस समय पे जो है मिशन कंप्लीट करके लौटना है, कौन से प्लेन को चेंज करना है, सारा वेल टू डू वापस अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने तक की पूरी परफेक्ट प्लानिंग होती है। उसके बाद में उस 11th मैन को बोला जाता है कि अब आप बताओ इसमें क्या कमी है, क्या दोष है। उनको सब पता होता है कि मिशन बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम फिट है, लेकिन फिर भी उनको सिखाया यही जाता है शुरू से कि आपको कमी ही बतानी है। और वो उस आर्मी का ही पर्सन होता है, वो बताता है कि क्या कमी है, क्या दोष है, कि आप कौन से प्लेन में जाओगे तो कहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है, कौन सा हथियार ठीक नहीं रहेगा, किस हथियार में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे क्या होता है कि उनका मिशन वो और ज़्यादा सशक्त बना लेते हैं। अगर बाय द वे अगर उस दरमियान उस तरीके की कोई बाधा आती है तो वो उससे निपटने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का पहले पूर्व अभ्यास किया है। इसीलिए आर्मी के अंदर अभ्यास होते हैं हर साल। लेकिन उनके वो जो 11th मैन है वो एनी टाइम हर मिशन के लिए तैयार रहता है। अब मैं आपको बताऊं, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, तब से लेके आज तक अमेरिका के डाटा है कि 5,70,000 लोग मरे। ये अमेरिका की रिपोर्ट है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे या डाटा कहीं से अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो ये डाटा आपको मिलेगा। ये लेटेस्ट डाटा बता रहा हूँ आपको। इंडिया की अगर हम बात करें तो आज की डेट तक 1,95,000 में जो लोग हैं वो इस कोविड-19 से मरे हैं। वो कोविड-19 से नहीं मरे दोस्तों। अरे सर, मैं बताऊं आपको कि 8 लाख से ज़्यादा लोग तो हर साल अमेरिका में दूसरी चीज़ से मर जाते हैं। अभी सर्दी जुकाम का सीज़न चल रहा है, कोई आज या इस साल या अगले साल कोई नई सर्दी जुकाम नहीं हुई कि एक नाक में होती है एक में नहीं होती। वो हमेशा से होती है। ये मौसम चेंज होगा, एक जनरल प्रक्रिया है कि सर्दी जुकाम होना आम बात है। लेकिन उसके अंदर कैंसर के भी पेशेंट हो गए, चाहे अंदर कोई सांस की दूसरी तकलीफ हुई है। सपोज देन मास्क जो लगाते हैं वो कंटिन्यूटी मास्क लगाने से आप ऑक्सीजन छोड़ रहे हो, ऑक्सीजन ही वापस अंदर जा रही है। जिसको दमे की प्रॉब्लम है वो उससे भी मर सकता है। संख्या आती है कोरोना से मरा। ये मैं नहीं बोल रहा, वो 11वां आदमी बोल रहा है। ये 11वां आदमी का क्वेश्चन है। बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप बहुत कुछ सीखोगे मेरी इस बात से। अब मैं आपको बताऊं, एक नॉर्मल फ्लू चलता है, साधारण फ्लू, जिसके अंदर अगर किसी भी कारण से उसकी मौत हुई है, आ गया रिपोर्ट में कि कोरोना से मरा। अभी वो जो मैं आपको बंटी बबली की बात बता रहा था, वो बंटी बबली आता है ट्विटर पे, कहता है कि 1.4 वैक्सीन ही जो है अभी तक लगी है। अरे 130 करोड़ की आबादी में 14 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अब उसको इतना ही पता नहीं कि कितना होता है। अरे आपकी मैथ्स कमज़ोर है मान लिया भाई, लेकिन ये तो 5वीं पास को भी पता होता है। तो ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं है, बस उनका तो वैसे टाइम पास ट्विटर चलता रहता है, वो करते रहते हैं, उनकी उतनी इमेज है। उस बंटी बबली को अगर अंडरवियर बनियान में आप किसी भी हिंदुस्तान के कोने में मेरे साथ बिठाओ, मेरी गारंटी मैं उसके अंडरवियर बनियान बिकवा दूंगा। पक्की बात कह रहा हूँ, उसकी इतनी तो अकल है। अब मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये सच है दोस्तों। आप सब जानते हो इस चीज़ को, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ आपको। हर सफल आदमी कुछ अलग काम नहीं करता है, वो हर काम को अलग ढंग से करता है, इसीलिए वो सफल होता है। और उसी के लिए मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। यह बिल्कुल एक गोरख धंधा चल रहा है। मैं बता दूँ आपको गोरख धंधा क्यों चल रहा है। पिछले साल कोरोना आया था, धीरे धीरे सिस्टम से आया था।
इस बार ऐसी कौन सी चीज है जो एक साथ सभी स्टेट में एक ही दिन में लागू हो रही है? क्या कोरोना को एक ही दिन में सब जगह फैलना था या कोई माफिया काम कर रहा है? अभी अगर लोग कहते हैं कि भाई ये केवल जो है जीवित ट्रांसप्लांटेशन से होता है कोरोना, हवा में नहीं फैलता या हवा में फैल रहा है, मास्क लगा के रखो, या जो उनके किट आ रहे हैं क्या किट में ऐसी कोई प्रॉब्लम है? ये किट इस तरीके का जिसमें जाने अनजाने में ये बीमारी एक साथ एक झटके में एक ही जगह फैल गई हो सब जगह? एक सोचने की बात है। ये मैं नहीं कह रहा, वो 11वां आदमी कह रहा है, वो 11वां आदमी ये बात कह रहा है कि एक ही दिन में क्यों आ? अगर पहले महाराष्ट्र में आता, फिर जैसे अभी अपने राजस्थान में भीलवाड़ा में पहले हुआ, फिर वहाँ से धीरे धीरे जयपुर में हुआ, जोधपुर में हुआ, फैलते फैलते फैला। बात समझ में आती है। इनमें सरकारों का कोई रोल नहीं है। सरकार तो बेचारी अपनी दवाइयाँ दे रही है, उनकी जीडीपी गिर रही है, वो तो खुद परेशान है, लेकिन इसके पीछे कोई माफिया काम कर रहा है। आपको पता है, अभी मैंने 2 दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि एक डेड बॉडी को एक एम्बुलेंस लेकर आई शमशान घाट में जलाने के लिए। बिल्कुल पार्सल पैक था, किट के अंदर पैक था, और जो लेके आए वो खुद भी किट में पैक थे। कोई बता नहीं सकता कि कौन लेके आया है। वो उसको निकाल के जलाने लगे, तब लड़के ने जिद की कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मरना पड़े मैं मरूंगा, मुझे हो जाए कोरोना, मैं तो अपने बाप की शक्ल देखूंगा। उसने जिद की, बहुत जिद की। उसके बाद में उसको शक्ल दिखाई, पता चला कोई लेडीज थी। अब अगर वो शक्ल नहीं देखता तो फिर वो एम्बुलेंस वापस गई और उसके पिताजी को ले गई, और उस पर बहुत बवाल मचा। अखबार में भी आया, आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो। यहाँ हार्ट, किडनी, ये सब इतनी वैल्यूबल चीज़ें, इतनी कॉस्टली बिकती है, इसका कुछ आप पता कर सकते हो? एक लीवर आधा काट के अगर देते हैं ना तो कितने रुपए लगते हैं? आप दिल्ली या किसी एम्स में पता करो। सारा काम किट के अंदर हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा। चाइना खुद, जिसने माना कि चलो उसने कोरोना बनाया, कोरोना वहाँ से पनपा, कोरोना इधर सब जगह वहाँ से फैला, तो आप लोग उसको पाबंद क्यों नहीं करते? WHO उसको रोकता क्यों नहीं है? वो तो अपने आंकड़े खाली 6000 ही दे रहा है कि अभी 6000 पेशेंट ही है केवल, तो बाकी दूसरी लेयर का कोई अता पता ही नहीं है वहाँ पे। आप कह रहे हो चाइना झूठ बोल रहा है। अरे झूठ बोल रहा है तो भाई वहाँ सारे, अभी जापान है, इटली है, सारे वहाँ प्लेन आ रहे जा रहे, सब कुछ काम हो रहा है, रोकते क्यों नहीं आप उसको? सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का धंधा है और एक गोरख धंधा है, और कुछ नहीं है। अगर किसी मुर्दे से अगर कोरोना अगर फैल रहा है कि भाई सांस से निकल जाएगा, उसके मास्क लगा दो। आपको ज़्यादा डर है, आप खुद भी मास्क लगा लो। अंदर क्या पोस्टमार्टम हो रहा है, क्या निकाल रहे, क्या नहीं निकाल रहे, कचरा कूड़ा भर के दे रहे, डेड बॉडी पार्सल में किट में पैक है, दाह संस्कार कर दिया, क्या मतलब हुआ? ये बहुत ही खतरनाक गोरख धंधा चल रहा है दोस्तों, सच बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में आप सबको पता लग जाएगा। जितने पेशेंट कोरोना से नहीं मरते, उससे ज़्यादा तो आप आंकड़े उठा के देख लो, एक्सीडेंट से मर जाते, कैंसर से मर जाते, वो तो सब गायब ही हो गए। कैंसर वाले कैंसर का ठीक हो गया, एक्सीडेंट वालों का एक्सीडेंट नहीं हो रहा। साले कोरोना से मर रहे हैं, सारे आंकड़े डेली आते हैं, मोबाइल पे लो, यूट्यूब पे लो, टीवी पे लो। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमें जापान की तरह सोचना चाहिए दोस्तों। जापान की मैं आपको एक नहीं 3 बात बताऊंगा, 3 बात पूरी बताऊंगा। वहाँ के जो टीचर होते हैं, पहले से लेके प्राइमरी क्लास तक के टीचर की तनख्वाह, उसके लेक्चरर, कॉलेज के जो अधिकारी होते हैं, शिक्षा विभाग के, उन सबसे ज़्यादा होती है। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि जो नींव मजबूत होगी पहली से 5वीं तक, आगे तो उसमें वैसी क्वालिटी रहेगी, वो चीज़ को समझ लेगा, इतनी मगजमारी करनी नहीं होगी। तो वहाँ जो क्वालिटी पर्सन है, वो कोशिश ये करता है कि मेरे को
अंडर प्राइमरी ही लगना है, सैलरी ज़्यादा मिलती है, और वहाँ वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। इंडिया में उल्टा है, पहली से 5वीं तक के प्ले ग्रुप की स्कूल कोई भी लगा के बैठ जाता है, छोले भटूरे की वो थड़ी लगाते हैं, जैसे बोर वाली जैसे ओढ़ा लेके बैठती वैसे बैठ जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ के टीचरों की हालत देखी आपने, साली जनगणना हो तो उनको लगाते हैं, चुनाव हो तो उनको लगाते हैं, और भी कुछ भी करना हो, डांडे गिरने हो तो उनको लगाते हैं। ए से जेड तक कोई भी प्रक्रिया है, मास्टर को पकड़ते हैं, बोली जात होती है कि कोई भी डरा देगा धमका देगा, चुप बैठ जाएंगे। अरे आपने एजुकेशन का सत्यानाश कर रखा है पूरा का पूरा। पूरा 1 साल होने को आया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कोई अता पता नहीं। दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, अभी हालात ये हैं, जापान की बात करें ना तो यहाँ जैसे थानेदार को एक ड्रेस और स्टार टोपी दी जाती है, डॉक्टर के एक ड्रेस कोड होता है, पोस्टमैन की एक ड्रेस होती है, वकील की एक ड्रेस होती है। अगर उस भीड़ में वो सब लोग खड़े हैं तो सबको पता रहेगा कि भाई थानेदार साहब खड़े हैं, डॉक्टर साहब खड़े हैं। मास्टर अगर होगा तो कोई भी जर्दा का हाथ में रगड़ता हुआ टल्ला मार के निकल जाएगा। और जापान के अंदर टीचर को एक ड्रेस कोड मिलता है जो राष्ट्रपति के बराबर पावर रखता है। एजुकेशन ही ऐसी मिल रही, करे क्या। जापान की दूसरी बात बताता हूँ, एक इंडिया का लड़का और जापान की लड़की आपस में प्यार करते थे, दोनों शादी करना चाहते थे। लड़का इंडिया आया तो जापान वाली उस लड़की ने कहा कि चलो मैं भी चलूँगी, इंडिया में ही शादी करेंगे, लेकिन जब आप जाओ तब मुझे बताना, मैं भी साथ चलूँगी। उस आदमी ने क्या किया, 1 महीने पहले कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, इंडिया जा रहा हूँ, इंडिया जा रहा हूँ, उसको चाटना शुरू कर दिया। उसने कहा आप 15 दिन पहले बताना जब आपको इंडिया जाना हो। तो 1-2 बार बीच में बोला और 15 दिन के बाद फिर बोला कि मुझे 15 दिन बाद इंडिया जाना है, इंडिया जाना है। उसने कहा कि आप जिस हफ्ते में जाओ उस हफ्ते में बताना। तो थोड़ा कुछ अजीब फील करने लगा, पर उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। 1 हफ्ता हुआ और फिर कहने लग गया कि मैं शुक्रवार को इंडिया जा रहा हूँ, शुक्रवार को इंडिया जा रहा हूँ। संडे से ही शुरू हो गया भाई। उसने कहा नहीं भाई मेरे, तू मेरे को शुक्रवार को सुबह ही बताना। वो शुक्रवार को सुबह से 6 बजे से स्टार्ट हो गया, 10 बजे डाली कि इंडिया जा रहा हूँ, इंडिया जा रहा हूँ, इंडिया जा रहा हूँ। उस लेडी ने कहा कि जब तू एयरपोर्ट के लिए रवाना हो ना तब बोलना मेरे को। वो भड़क गया उस पर कि तेरे को चलना कि नहीं चलना, तू मेरे को अभी बता दे, इतने दिन से बोल रहा हूँ, तू मेरे को बस आगे से आगे गोली दे दी है। उसने कहा मुझे नहीं जाना इंडिया, मुझे इंडिया नहीं जाना। क्यों? इसलिए नहीं जाना, उसने फिर बताया कि तूने 1 महीने के अंदर मेरे देश का और अपने देश का इतना नाश कर दिया है। उस 1 महीने के अंदर मैंने इतने टूल्स बना दिए जो मेरे देश में काम आएंगे। अरे तेरे को जब जाना है ठीक है, तू 1 महीने पहले से कूद रहा है कि इंडिया जाऊंगा, इंडिया जाऊंगा, तू मेरा क्या भला करेगा, अपने देश का तो कर नहीं सकता। यह है जापान की बात। जापान की अगर किससे आप सुनोगे ना तो बिल्कुल दिल को छू जाती है उनके राष्ट्र प्रेम को लेके। लेकिन यहाँ 100 में से 99 मेहमान है, फिर भी मेरा देश मान है, बचपन से सुनता आया हूँ। फिर अगर दोस्तों बात करें हम मल्टीमीडिया की, ये सब चीज़ें सबको अवेलेबल होती है। मल्टीमीडिया में ट्रम्प को या बाइडेन को अगर कोई छींक आई तो अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा कि छींक आई है। मोदी जी के पेट में गड़गड़ हुई तो पता लग जाएगा कि उनके पेट में गड़गड़ हो रही है। और कहीं कुछ हुआ तो तुरंत पता लग जाएगा। पहले के ज़माने में केवल अखबार आते थे। गाँव की तो ये हालत थी कि 2-2 दिन पुराने अखबार पढ़ते थे। फिर उसके बाद रेडियो आया, रेडियो के बाद टीवी आया इंदिरा गांधी के टाइम पे। उस समय केवल एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन, और जैसे ही न्यूज़ आती सब उठ के चल देते। बात समझने की कर रहा हूँ मैं दोस्तों। फिर उसके बाद में टीवी पे राजीव गांधी के टाइम पे कंप्यूटर भी आए और टीवी में भी थोड़ा सुधार हुआ कि जी चैनल,
स्टार चैनल, ये सारे पे चैनल पे आने लगे। वो जो छतरी लगती थी उसके अंदर अलग से छतरियाँ आने लगी, पे चैनल हो गया ये स्टार्टिंग में। फिर मोबाइल आया। अब मोबाइल ऐसी प्यारी चीज़ हो गई दोस्तों कि इसके अंदर आदमी कुछ भी सारी चीज़ इसके अंदर आप घड़ी में मिलेगी, आपको कंप्यूटर इसमें मिलेगा, इसमें आपको गाने सुनने हैं, मूवी देखनी है, यूट्यूब देखना है और कहीं कॉलिंग करनी है, यहाँ तक कि तो कोई मैसेज करना है इम्पोर्टेंट, शादी ब्याह के कार्ड वगैरह भी आजकल तो फ़ोन पे ही देने लग गए लोग। आपकी बैंक भी फ़ोन के अंदर आ गई, गूगल पे, फ़ोन पे, नेट बैंकिंग सारा। तो इतने सारे माध्यम इसके अंदर आ गए हैं। मैं बात, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है मेरा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ हम फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, टाइम पास करते हैं। दोस्तों मुझे एक चीज़ ऐसी पता चली है अभी हाल ही में, एक कंपनी है जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। उस कंपनी के अंदर अभी 65,000 से ज़्यादा लोग हैं। आप ताजुब करेंगे दोस्तों, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने इस मल्टीमीडियम के माध्यम से लाखों रुपए महीने की अर्न कर रहे हैं। मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैं भी उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ इसलिए, लेकिन जो जुड़ा हुआ नहीं है उसको पता ही नहीं है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में लोग घर से बाहर नहीं निकले और घर के अंदर बैठ के स्कूल कॉलेज के बच्चों ने 50,000, 70,000, लाख 2 लाख, 5 लाख कमाना शुरू कर दिया। मुंबई में तो इतनी एडवांचर बनी हुई है, इतने एडवांस लोग हैं, परफेक्ट लोग हैं कि एक से दूसरे को पॉलिसी जारी करके फटाफट अपने साथ ले रहे हैं। अभी मुंबई के अंदर कम से कम 12-15 हज़ार लोग हैं और उनकी एज अगर आप पकड़ोगे ना साथियों, तो उनकी किसी की भी एज आपको 40 साल से बाहर नहीं मिलेगी। और अगर आप 20 से 25 का अगर आंकड़ा पकड़ोगे तो पूरी की पूरी टीम तैयार हो जाएगी एक। और उनकी अर्निंग सुनोगे ना तो दिमाग काम नहीं करेगा। उनकी अर्निंग में ऐसे 10 लोग हैं जो वर्ल्ड के टॉप लेवल पे आ रहे हैं, वर्ल्ड के। उसमें से एक बंदा तो ऐसा है जो अपनी BFH एक जारी होती है लिस्ट, उसके अंदर दूसरे नंबर पे है, वर्ल्ड के अंदर दूसरे नंबर पे है और जल्दी ही 1 नंबर पे पहुंच जाएंगे। किया क्या? मल्टीमीडिया का उपयोग। अब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो, आप मत करो, मैं तो कह रहा हूँ आप मत करो, लेकिन उसको समझो तो सही कि वो चीज़ है क्या। उसी टीम में से जो अभी सेकंड लेवल पे हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। वो मुझे बताते थे और अक्सर बोलते भी हैं वो कि मैं एक डॉक्टर के घर गया, वहाँ एक सोफ़ा के ऊपर एक कुत्ता बैठा था, उस कुत्ते से रहा नहीं जा रहा था, वो थोड़ी थोड़ी देर में चू चू कर रहा था। बताते हैं वो, जो उस सिस्टम से जुड़े हैं उनको सबको पता है। और हमारे पाली डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो राजस्थान के ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो कुत्ता चू चू कर रहा था, तो उन्होंने पूछा कि सर ये कुत्ता चू चू क्यों कर रहा है? तो वो बोले कि सोफ़ा के ऊपर एक कील है छोटी सी जो इसको चुभ रही है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये कुत्ता उठ क्यों नहीं जाता है, चुभ रही है तो साहब बोले कि इतना भी नहीं चुभ रहा है कि उठ जा। दोस्तों खिला चुभने की बात कर रहा हूँ। तो जो खिला चुभने की जो बात है, ये उस गरीब तबके का जो बेचारा, जैसे अब्दुल कलाम थे, उनके चुभता था खिला। वो खिला ही राष्ट्रपति तक ले गया उनको, खिला वो भी चुभता था उनकी। रोड की लाइट पे बैठ के पढ़ते थे, अखबार बांटते थे, पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले उन्होंने। एक विद्यार्थी जो गरीब तबके का है, जिसकी माँ की कई समस्याएं, बहनों की समस्याएं, घर परिवार की समस्याएं, जो अपने जिम्मेदार हैं इन तरीके से, उसके खिला चुभता है। तो वो पेपर जैसे ही उठाता है सीधा वैकेंसी देखता है। कोई भी न्यूज़ आती है एम्प्लॉयमेंट की तो पहले उस पर फोकस करता है, खिला चुभ रहा है उसके सही तरीके से। तो इस मल्टीमीडिया को जब आप हाथ में लेते हो तो उस खिले का उपयोग करते हुए इसको समझो कि इससे लाभ कैसे लिया जा सकता है। केवल यूँ ही टाइम पास के लिए मत खेलो, ये उल्टा नुकसान करता है आपके।
इसके अंदर अल्ट्रावायलेट किरणें जो है आपकी बॉडी का सत्यानाश करती है। आप ऐसे ही योगा नहीं करते हो, स्वस्थ खान पान नहीं करते हो, फिर ऊपर से ये बीमारी का घर पाल रखा है, तो इसको जो पाल रखा तो इससे लाभ लो दोस्तों। इसके अंदर वो चीज़ें ढूंढो, समझो, कोई बता रहा है तो उसको पकड़ो। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर किसी को जानना है तो मैं आंकड़े बता सकता हूँ। 65,000 की टीम में मैक्सिमम लोग केवल घर बैठ के इस कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर लाखों रुपए सिर्फ मोबाइल से बना रहे। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं मोबाइल पे ही तो हूँ। अभी कहीं गया थोड़ी बात। मेरी जिंदगी मुझे प्यारी है, बाहर जाना क्या मरना है मुझे। अरे कोरोना नहीं है तो भी लोग हॉस्पिटल में 14 दिन के लिए डाल देंगे। अरे 14 दिन से मेरे को एक बात याद आया, यहाँ ट्रम्प साहब को कोरोना हुआ 14 दिन पहले। तो ये ठीक ही नहीं होता है आम आदमी को 14 दिन के लिए आप क्वारंटाइन कर रहे हो। वो 3 दिन में पता नहीं कहाँ से ठीक हो गया आगे। ये है कोरोना। तो साथियों, कुल मिला के मेरा सार यही है, मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मल्टीमीडिया के ऊपर ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिनको आप कैच करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो, अपने घर परिवार की खुशियों को बनाते हुए अपने आप को निखार सकते हो, एक नया आयाम स्थापित कर सकते हो। ये चीज़ मैं आज बता रहा हूँ आपको, मेरी गारंटी है, लिख के ले लेना मेरे से। 2 साल के बाद में यही चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। पछतावा भी होगा कि यार हमने वो आया था भाई मोबाइल पे, हमने उसकी बात मानी नहीं। इसके ऊपर इतने ऑप्शंस आते हैं, इतने आपके विकल्प आते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, अभी एक कांडला, मुंबई कांडला दिल्ली जो है, ये अपने इनको जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव पास हो रखा है डीएमसी करके। ये मुझे पिछले 10 साल से पता था। मुझे किसी सरकार ने थोड़ी बताया, मुझे मल्टीमीडिया से पता चला। मुझे 2 साल पहले पता लग गया था जब अशोक गहलोत ने राजीव गांधी स्कूल खोलने का और पैरा टीचर लगाने का प्रस्ताव बनाया था। मैंने अपने 4 साथियों को उसके अंदर लगवाया है दोस्तों, 4 साथियों। यह है वो मल्टीमीडिया। उसमें से मेरी एक सिस्टर भी है जिसको मैंने पैरा टीचर बनाया, अभी वो परमानेंट हो गई। आप कहोगे तू खुद क्यों नहीं बना? मैं इसलिए नहीं बना कि वहाँ एक ही सीट थी, या तो मैं लग जाता या मेरी सिस्टर लग जाती। तो मैंने अपनी सिस्टर के लिए छोड़ दी। मैंने कहा मैं तो भाई कहीं पे भी खा कमा लूँगा, जवान आदमी हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, मत करना, मैं कह रहा हूँ मत करना, लेकिन बता तो सकता हूँ, जान तो सकते हो आप। ऐसा ही अगर आपको जानना है, एक विकल्प पता करना है, तो मेरे पास भी है, जिसका लिंक जिसको चाहिए आप मुझे इस फेसबुक ग्रुप में कमेंट करना, मैं आपको देता हूँ। रात को 9:10 पर जूम एप्लीकेशन पर आएगा, उसको आप देखना, सर्च करना, समझना, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो मत करना। आप घर बैठे हो, अपने जीवन के लिए क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? विचार लो कि मृत्यु हो ना, मृत्यु से यो डरो, कभी मरो परंतु यो मरो के याद तो करे सभी। दोस्तों, आप जो हैं वे ईश्वर की देन है। आप जो बनते हैं वह आपकी परमेश्वर को देन है। जाने अनजाने में सर्वत्र ऐसा कार्य होना चाहिए कि ईश्वर उस कार्य की खुद प्रशंसा करे और आकर आपको पुरस्कृत करे कि मैंने तेरे में ये योग्यता डाली थी बंदे, बता तूने मेरे लिए क्या किया। तो 3 बटन खोल के फटाक से गिना दो कि मैंने ये किया भगवान। ऐसी 50 बातें, कहानियाँ, सब कुछ मुझे पता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, किंतु आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं कि घर बैठे कैसे अर्निंग की जा सकती है, तो उसके लिए एक ऑप्शन मेरे पास भी है जो मैं आपको बता सकता हूँ। आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको
बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आपके एक्सक्यूज की पूरी जो भी एक्सक्यूज है उसकी मैं आपको क्लियरिफिकेशन कर सकता हूँ, लेकिन आपके ऑब्जेक्शन का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यही है कि आप मोबाइल चलाओगे, मस्त रहोगे, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए, किस किस को हंसिए, किस किस को रोइए। मेरे गुरुजी कहते थे कि भाई काल करे सो आज कर, आज करे सो परसों, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अब जिएंगे बरसों। करना क्या है? मैं तो ये मानता हूँ कि 40 साल की उम्र में आदमी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इसका कारण ये है कि करोड़पति हो जाना चाहिए 40 साल की उम्र में। मेरी नज़र में ऐसे लोग हैं जो 30 साल के भी नहीं हुए और करोड़पति बनने जा रहे हैं मेरे इस सिस्टम के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप करें या ना करें, लेकिन इस सिस्टम को जानें। अगर इसको नहीं जानना है तो आप ताज़ा खाएं, स्वस्थ रहें और इस कोरोना जैसी जो है महामारी के अंदर खुद को सेफ बनाए रखें, स्वस्थ रखें। आपका मंगल हो, कल्याण हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।